नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा आज आपको लिमिटेशन को लेकर कुछ सेक्शंस को आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। किस सिविल वाद को आप किस लिमिटेशन के अंदर फाइल कर सकते हैं, उन प्रोविज़न्स को आज मैं आप लोगों के समक्ष बताना चाहता हूं। कई बार देखने में आता है कि कई जो आप सिविल केसेस डालते हैं वो किसी रॉन्ग कोर्ट में डाल देते हैं। अब जो गलत कोर्ट में जो जुरिडिक्शन आपने एंटरटेन करवाई है तो उसमें क्या होता है, एक तो गलत कोर्ट में डाल दिया तो गलत, यानी कि ऐसा कोर्ट जिसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं होती, जिसको पावर नहीं होती उस मैटर पर डिसीजन करने की। यदि आप उस कोर्ट में किसी वाद को डाल देते हैं तो क्या होगा, क्योंकि आपने सपोज़ किसी केस को, जैसे रिकवरी का सूट होता है उसमें 3 साल की लिमिटेशन होती है। रिकवरी के केसेस में जब भी आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहाँ से 3 साल की लिमिटेशन होती है केस फाइल करने की। अब आपने केस तो फाइल कर दिया 3 साल के लिमिटेशन में, लेकिन वो ऐसे कोर्ट में फाइल कर दिया जिसकी जुरिडिक्शन बनती ही नहीं। फॉर एग्जांपल कि आपका किसी के प्रति 10 लाख रुपए की लेनदारी बनती है किसी व्यक्ति से, आपने डिफेंडेंट के प्रति 10 लाख का केस एक लोअर कोर्ट में डाल दिया, उस कोर्ट में जिसकी जो पेक्यूनरी जुरिडिक्शन यानी कि जो धन से रिलेटेड उसकी जुरिडिक्शन है, रेवेन्यू से रिलेटेड जुरिडिक्शन है, वो है केवल 5 लाख रुपए तक की। अब आपने न्यायालय में ये 10 लाख रुपए का केस डाल दिया उसमें जिसमें पेक्यूनरी जुरिडिक्शन 5 लाख की है। तो क्या इस कोर्ट को पावर है क्या डिक्री एंटरटेन करने की आपके फेवर में? इसका जवाब है नहीं, कतई नहीं। वो डिक्री कोई भी आपके फेवर में नहीं कर सकती, और कर भी सकती है तो केवल 5 लाख रुपए तक की। क्यों? क्योंकि कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिडिक्शन ही 5 लाख की है। तो अब इन केसेस में क्या करेंगे जिनमें कि डिक्री आपने केस फाइल कर दिया है किसी रॉन्ग कोर्ट में। अब उस रॉन्ग कोर्ट में आपने 2-3 साल तक केस लड़ा। अब उस 2-3 साल तक केस लड़ने के बाद आपका केस कर दिया जाता है डिसमिस, और किस ग्राउंड पर कि जी आपकी जो कोर्ट की क्या है जुरिडिक्शन बनती ही नहीं, आपने रॉन्ग कोर्ट में फाइल किया है। तो इन केसेस में आपको क्या करना है कि आप जब भी अपीलेट कोर्ट में जाएं या राइट फोरम में जाएं, यानी कि सही कोर्ट में जिसकी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन बनती है। अब जब आप सही जो लीगल कोर्ट है जिसकी जुरिडिक्शन बनती है उसमें जब आप अपने केस लेकर जाएंगे तो तब तक तो आपका केस लिमिटेशन बार्ड हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि आपने लोअर कोर्ट में 2-3 साल आपने खपा दिए, तो 3 साल की तो लिमिटेशन होती है कॉज ऑफ एक्शन से। तो अब इन केसेस में क्या करेंगे? इन केसेस में आपके रिलीफ के लिए आता है सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट इन्हीं केसेस में काम आता है जहां आपके फेवर में कॉज ऑफ एक्शन है, लेकिन आपने उस कॉज ऑफ एक्शन को किसी रॉन्ग कोर्ट के समक्ष एंटरटेन करवा दिया, और ऐसे कोर्ट जिसकी कोई जुरिडिक्शन ही नहीं बनती उसमें अपना केस डाल दिया, और उसमें अपना जो जरूरी समय है, कीमती समय है, वो उसमें खपा दिया और लिमिटेशन को ख़त्म करवा दिया। तो वहाँ पर 14 सेक्शन है जो आपका लिमिटेशन एक्ट है वो आपकी हेल्प करता है। सेक्शन 14 क्या कहता है? सेक्शन 14 कहता है कि यदि कोई भी सूट या एप्लीकेशन किसी रॉन्ग फोरम में डाल दी है और उसके बाद आपका वो सूट डिसमिस हो जाता है इस कारण से, तो जब भी आप सही फोरम में जाएंगे तो उस टाइम को, जो टाइम आपने उस रॉन्ग फोरम में लिया था अपने ट्रायल के लिए, तो वो उस टाइम को लिमिटेशन से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जो 3 साल तक का जो रिकवरी के सूट्स होते हैं, लोअर कोर्ट में आपने 3 साल खपा दिए। अब आप 3 साल खपाने के बाद जब 3 साल से ऊपर का समय हुआ तब आप सही फोरम में गए, तो वो 3 साल का जो समय आपने खपाया है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सही फोरम में। वो जो फोरम है जिसकी पेक्यूनरी जुरिडिक्शन बनती है वो उस 3 साल के टाइम पीरियड को एक्सक्लूड कर देगा आपके कॉज ऑफ एक्शन से। तो इट मीन्स आपकी पेक्यूनरी जो जुरिडिक्शन है और जो आपका केस है वो लिमिटेशन बार्ड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पीरियड को जो आपने केस में रॉन्ग सिविल कोर्ट के समक्ष अपना टाइम गवा दिया था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन सेक्शन 14 की जो रेमेडी है उसको लेने के लिए क्या क्या प्रोविजंस को ध्यान में रखना चाहिए, ये आज मैं आपको बताता हूँ अपने नोट्स के माध्यम से। सबसे पहली कंडीशन है सेक्शन 14 की कि प्लेंटिफ मस्ट हैव प्रोसिक्यूटिंग अनदर सिविल प्रोसीडिंग वाइल विच रिले, कि प्लेंटिफ को मस्ट हैव फाइल सिविल प्रोसीडिंग, प्लेंटिफ ने किसी दूसरे, मतलब कि जो भी मैंने आपने बताया ना कि रॉन्ग जुरिडिक्शन में केस फाइल कर देता है, तो वो रॉन्ग जुरिडिक्शन में केस मस्ट हैव फाइल, कि उसको यह दिखाना पड़ेगा कि उसने अनइंटेंशनली रॉन्ग जुरिडिक्शन में केस फाइल कर दिया। दूसरा,
अर्लियर एंड लेटर प्रोसीडिंग्स शैल बी द सेम कॉज ऑफ एक्शन, कि जो उसने पहला सूट डाला था, पहला यानी कि जो रॉन्ग कोर्ट की तरफ के पास डाला था, और जो दूसरा केस जो कि सही कोर्ट के समक्ष डाला था, इन दोनों के जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम होने चाहिए। यदि कॉज ऑफ एक्शन में थोड़ा भी अंतर है तो आप सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के जो रिलीफ्स हैं उसको आप ऑब्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन में अगर अंतर कर दिया तो इट मीन्स आपका केस भी अलग है, तो आप उसका रिलीफ नहीं प्राप्त कर सकते। सेक्शन 14 का रिलीफ तभी प्राप्त करोगे जब आपके पिछले और अगले दोनों सूटों में जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम रहता है। तीसरी कंडीशन है कि फॉर्मर प्रोसीडिंग मस्ट बी इन गुड फेथ दैट कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन, कि जो आपकी फॉर्मर प्रोसीडिंग है आपको यह भी साबित करना पड़ेगा सामने न्यायालय के समक्ष कि जो पहली प्रोसीडिंग यानी कि पहले में जो मैंने सिविल न्यायालय में वाद डाला है वो मैंने अनइंटेंशनली डाला है, मुझे नहीं पता था कि उस कोर्ट की कोई जुरिडिक्शन नहीं बनती है, यानी कि आपको कोई नॉलेज नहीं थी कि कोर्ट की जुरिडिक्शन बार्ड है। जैसे कि मैंने अभी पहले अभी बताया एग्जांपल कि 5 लाख की जुरिडिक्शन है उस कोर्ट की, लेकिन आपने रिकवरी का सूट डाल दिया 10 लाख के लिए। लेकिन इसमें अब आपको जब भी आप राइट फोरम के पास जाएंगे तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जी मुझे नहीं पता था कि इस फोरम की यानी कि इस जज की, इस कोर्ट की पावर नहीं थी 10 लाख तक का सूट एंटरटेन करने की। यदि ऐसा प्रूफ सामने वाली पार्टी कर देती है कि जी हाँ इनकी नॉलेज में था, तो फिर आपका केस उस राइट फोरम के वहाँ पर भी डिसमिस हो जाएगा और इस सेक्शन 14 का जो रिलीफ है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो सेक्शन 14 के जो प्रोविजंस है इनका आप इस तरीके से इनके फ़ायदे को आप ऑब्टेन कर सकते हैं। और लिमिटेशन एक्ट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जब भी आप रॉन्ग कोर्ट के पास एंटरटेन करवा लेते हैं अपने सूट को, तो आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने सेक्शन 14 को ढंग से क्लियर करें और इस वीडियो के माध्यम से आप बेयर एक्ट के साथ लगाकर इस वीडियो को भी सुनें और बेयर एक्ट से पढ़ें इस सेक्शन को, तभी आपका ढंग से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।